हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक या चिंतक या विचारक प्लेटो के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। तो आज की इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला सवाल आपके समक्ष कथन ए और कारण आर दिया गया है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कथन ए कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का व्यवहार अच्छे शासन के लिए असंगत है। और कारण यानी रीजन कह रहा है कि जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। यानी प्लेटो के बारे में यह बात हो रही है कि जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, प्लेटो को स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को कैसे करिएगा और कितने सवाल आपके राइट होते हैं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का व्यवहार अच्छे शासन के लिए असंगत है। यानी अत्यधिक मात्रा में धन को इकट्ठा करना, धन का लालच करना एक अच्छे शासन के लिए असंगत है। ये बात प्लेटो अपने विचारों में कहता है, क्योंकि वो कहता है कि जहां तक सैनिक और शासक वर्ग का संबंध है, वहां तक उसे धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उसे उपाय नहीं दिखा। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, जो अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होता है, जिसके अंतर्गत यह अपने विचार वर्णित करता है। अभिभावक वर्ग में सैनिक और शासक, इनको वो रखता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 2 नंबर। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना। ऑप्शन बी अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। और ऑप्शन सी आत्म चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, प्रत्येक को उसका देय देना यानी उसका अंश देना। प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो आइए इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। प्लेटो के अनुसार अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना, निर्वहन करना, यही क्या है? न्याय है। ऑप्शन बी राइट होगा।
क्योंकि जब प्लेटो अपने समय में पूर्व प्रचलित जो न्याय व्यवस्था थी, जो परंपरागत न्याय प्रणाली थी, जो यथार्थवादी न्याय प्रणाली थी, उनके जो न्याय के विचार थे, उन सभी विचारों का वो खंडन करता है और अपने न्याय के माध्यम से अपने विचार है जो रिपब्लिक में प्रतिपादित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हुआ। अगला सवाल 3 नंबर। यहां आपको कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना बुद्धिमता नहीं है। और रीजन कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत। और ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप वीडियो को रोककर भी आसानी से प्रश्न का उत्तर गैस कर सकते हैं। तो आइए इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं। कथन ए कह रहा है प्लेटो के अनुसार राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना बुद्धिमता नहीं है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो एक अपने समय में एक दार्शनिक राजा की तलाश में था। इस कारण उसने कहा कि साधारण व्यक्तियों के हाथों में यदि आप शासन को सौंपेंगे तो शासन अनुशासन सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा। और प्लेटो एक दार्शनिक शासक के बारे में बात करता है, उसका एक विचारक रखता है। कथन ये बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है प्लेटो, आप दार्शनिक शासक क्यों रखेंगे, उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि प्लेटो कहता है कि जब हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार हमें शासन की जो शक्तियां हैं वो एक कमजोर लोगों के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए, एक अनपढ़ लोगों के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए शासन की शक्तियां। हमें एक ऐसे शासक को बनाना है जो सभी की भलाई करे, सभी का न्याय सुनिश्चित करे। इस प्रकार प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तो कारण और कथन दोनों सही है। कारण कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यह आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए, सुकरात ने संशयवाद को बढ़ावा दिया। कारण कह रहा है सुकरात ने परंपरागत विश्वासों को चुनौती दी। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है? क्या ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है? ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत। और ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सुकरात ने, जो प्लेटो के गुरु थे, जिन्होंने संशयवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने परंपरागत जो विश्वास थे, जो मूल्य थे, उनको उन्होंने चुनौती प्रदान की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। यहां भी आपको कथन और कारण दिए गए हैं।
कथन ए कह रहा है कि लोज जो प्लेटो का एक ग्रंथ है, लोज में प्लेटो ने अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का चित्र खींचने में रिपब्लिक सी स्वतंत्र तर्क प्रदान एवं कल्पनात्मक पद्धति को नहीं अपनाया। आप सवाल को आराम से समझिएगा कि लोज नामक पुस्तक में प्लेटो ने अपना द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का चित्र खींचने में रिपब्लिक की सी स्वतंत्र तर्क प्रदान एवं कल्पनात्मक पद्धति को नहीं अपनाया। और फिर कारण कह रहा है कि लोज में प्लेटो वास्तविकताओं से जूझा, स्वतंत्र कल्पनाओं के पंखों पर उड़ा नहीं। क्या ये दोनों बातें सही है? क्या सही व्याख्या है? क्या दोनों बातें सही हैं और आर है जो एक ही सही व्याख्या कर रहा है? क्या एक गलत है परंतु आर सही, एक सही परंतु आर गलत? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। आप इस सवाल पर विचार करिएगा। यदि आपने प्लेटो को टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आइए कैसे? क्योंकि प्लेटो अपने ग्रंथ लोज में अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो मित्रों यहां द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात हो रही है, तो पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था जिसके बारे में प्लेटो ने अपने पहले सर्वश्रेष्ठ राज्य, एक ऐसी आदर्श उन्होंने कल्पना की थी, प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका जो विचार है जो प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्रतिपादित करता है। यानी प्लेटो ने अपने पहले सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो बात की है वो की है रिपब्लिक नामक ग्रंथ में, जिसमें वो कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है। भविष्य में ऐसा होगा, ऐसे दार्शनिक शासक का विचार रखता है। लेकिन जब वो अपने दूसरे ग्रंथ की रचना कर रहा होता है लोज की, जिसमें वह उस रिपब्लिक सी जो बातें की थी पूर्व में जिसने प्लेटो ने, उनको वो दोहराता नहीं है। उनमें वो वास्तविक धरातल पर क्या होना चाहिए उसके बारे में अपने विचार लोज नामक ग्रंथ में प्रतिपादित करता है। इसलिए प्लेटो कहता है, प्लेटो के विचारों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि लोज में प्लेटो ने अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो चित्र खींचा है, उस राज्य के बारे में जो उन्होंने विचार प्रतिपादित किए हैं अपने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के बारे में, जिसमें वो अपना जो पहला राज्य था जो आदर्शात्मक विचारों कल्पनाओं पर आधारित था, उसमें वो कमी करता है। यानी उस पद्धति को वो नहीं अपनाता है। और कारण है कि लोज में प्लेटो वास्तविकताओं से जूझा, यानी उसने वास्तविक धरातल पर क्या होना चाहिए, क्या है, इसके बारे में उन्होंने विचार प्रतिपादित किए, न कि भविष्य के बारे में। जिस प्रकार उन्होंने कल्पनाओं की घोड़े दौड़ाए थे रिपब्लिक में कि ऐसा दार्शनिक राजा होगा, ऐसी व्यवस्थाएं होगी, लेकिन लोज में वह अपने विचारों में परिवर्तन ला देता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां भी आपको कथन और कारण वाला सवाल है आपके समक्ष। कथन ए और कारण आर आपके समक्ष है। तो आइए चर्चा करते हैं। कथन ए, प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी नहीं है। और कारण कह रहा है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वर्त रूप है। फिर आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा।
क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए आर सॉरी, इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन डी राइट होगा, ए गलत परंतु आर सही है। तो आइए क्यों है? कथन ए कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी नहीं है। प्लेटो कहता है कि यदि आप राज्य की प्रकृति समझना चाहते हैं तो मनुष्य की प्रकृति को समझना बहुत ही जरूरी है। प्लेटो ने जो मनुष्य की प्रकृति है, जो उन्होंने आत्मा का जो 3 वर्ग बताया, आत्मा के 3 वर्गों के आधार पर समाज को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा और उसी पर आधारित उन्होंने जो अपने न्याय का विचार रखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस प्रकार के जो विचार प्लेटो ने दिए हैं वो एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर प्रतिपादित किए हैं। तो इसलिए राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी होता है प्लेटो के अनुसार। इस कारण आपका पहला कथन तो बिल्कुल गलत है, ये यहां मना कर रहा है कथन तो। यानी प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है। अब कारण है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का व्रत यानी बड़ा रूप है। राज्य व्यक्ति का क्या है? बड़ा रूप है। यदि बड़ा रूप है तो हमें उस व्यक्ति के विचारों को जानना बहुत ही जरूरी है। यह बात बिल्कुल सही है। यानी ए आपका गलत है और कारण आर बिल्कुल सही है। इस प्रकार यदि बात करें तो अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति का पूर्व रूप है, राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। जबकि प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का वर्त रूप है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हम नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले भी हम प्लेटो के बारे में काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आगे भी हम विस्तार से टू द पॉइंट प्लेटो के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके समक्ष 2 कथन हैं। कथन ए, प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाती है। क्या सही या गलत, यह आप निर्णय करेंगे। कथन दूसरा, प्लेटो की साम्यवादी अवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि उससे संबंधित वर्गों का। आपको सही कथन का चयन करना है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या पहला और दूसरा दोनों सही है? न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। क्या प्लेटो ने अपने विचार इस प्रकार रखे हैं? आप राइट उत्तर का चयन कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, स्टडी विद जीके चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय के चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको वहां पर मिलेगी।
तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है। प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाती है। इसलिए प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग, जिनको वो अभिभावक वर्ग के अंतर्गत रखता है, यानी सैनिक और शासक को वह अभिभावक वर्ग के लिए रखता है अंतर्गत, और अभिभावक वर्ग पर जो प्लेटो ने साम्यवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है, जिसमें वो कहता है कि इस अभिभावक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी और उसका परिवार नहीं होगा। ये बात प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत करता है जो केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्लेटो तत्कालीन समय में जो अपने विचार रख रहा था यूनान में, तो वह भलीभांति परिचित था कि यदि किसी शासक के संतान इत्यादि होगी और वह अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित करेगा तो समाज और उस राज्य का विकास अच्छी तरह से संचालित नहीं हो पाएगा, वो अपने परिवार में उलझा रहेगा। तो इसलिए प्लेटो की मान्यता थी कि संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाएगी। और कथन दूसरा कह रहा है प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि उससे संबंधित वर्गों का। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था का सुझाव दिया वह अभिभावक वर्ग, सैनिक और शासक वर्ग पर लागू होती है। इसलिए इस व्यवस्था से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का हित नहीं साधा जाता है, इससे पूरे राज्य को लाभ प्राप्त होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में से सबसे सुंदर प्रबंध है। यह किसने कहा कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर है? यह किसने कहा? बार्कर ने, J.S. मिल ने, माइकल ऑक्सफोर्ड ने, रूसो ने, जेन जैक्स रूसो पूरा नाम। किसने प्लेटो की पुस्तक के बारे में ये विचार रखे? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। जेन जैक्स रूसो कहता है प्लेटो की रिपब्लिक के बारे में कि राजनीति विज्ञान की रचना नहीं है अपितु शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे सुंदर प्रबंध है। यह बात रूसो महोदय के द्वारा की जा रही है। रूसो एक समझौतावादी विचारक है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि रूसो अपनी किस पुस्तक में यह विचार रखता है कि राजनीति विज्ञान की रचना नहीं है रिपब्लिक, बल्कि अब तक शिक्षा पर लिखा गया सबसे अच्छा सुंदर प्रबंध है। यह विचार रूसो अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित करता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आपके लिए सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके समक्ष कुछ विचार है, विषय दिए गए हैं। जो प्लेटो के विचारों पर आधारित कुछ सिद्धांत है। न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? इनमें से आपको सुमेलित करना है। संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित रखना, क्या यह न्याय है? व्यक्ति वर्गों द्वारा स्वभावानुकूल कर्तव्यों का पालन, क्या यह न्याय है?
आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन है क्या न्याय? क्या न्याय सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए ही है? किस प्रकार ये सवाल सुमेलित होगा? तो आइए, ए आपका ऑप्शन 2 से सुमेलित होगा कि प्लेटो आत्मा के 3 वर्ग के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटता है और वह कहता है कि समाज के जो 3 वर्ग है, व्यक्ति वर्गों द्वारा स्वभाव अनुकूल, अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो अपना कार्य कर सकते हैं, उनके आधार पर उन स्वभाव अनुकूल कर्तव्यों का पालन ही क्या है? न्याय है। तो ये आपका 2 से, यदि ऑप्शन में बात करें तो ये आपका 2 से कहां सम्मिलित हो रहा है? ये ऑप्शन में तो नहीं हो रहा है, बी में भी नहीं हो रहा है और डी में भी नहीं हो रहा है। तो 3 ऑप्शन आपके कट गए हैं। अब ऑप्शन आपका सी बचा। अब शिक्षा क्या है? प्लेटो ने शिक्षा को आदर्श नागरिक के निर्माण का एक सकारात्मक साधन माना है। आदर्श नागरिक के निर्माण का एक सकारात्मक साधन माना है प्लेटो ने शिक्षा को। तो बी आपका 3 से। और साम्यवाद हमने बात की थी। साम्यवाद जो संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना है, यानी प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें वह अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से क्या वंचित करना चाहता है। और इस अभिभावक वर्ग में कौन शामिल होंगे? तो वो कहता है शासक और सैनिक, ये 2 अभिभावक वर्ग के अंतर्गत गिने जाते हैं, जबकि वह उत्पादक वर्ग को अभिभावक वर्ग में शामिल नहीं करता है। तो सी आपका 1 से सम्मिलित होगा और ऑप्शन डी अभिभावक वर्ग सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए है, शासक वर्ग के लिए डी आपका 4 से। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? पापर, इसका पूरा नाम है कार्ल पापर। क्रॉसमैन, बर्लिन, लेविंसन। क्या होगा इस 10 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। लेविंसन है जो प्लेटो का एक समर्थक है, जबकि कार्ल पापर, क्रॉसमैन, बर्लिन ये विचारक है जो प्लेटो के आलोचक है। कार्ल पॉपर है जो प्लेटो, हीगल और मार्क्स 3 व्यक्ति हैं, इनको मुक्त समाज का शत्रु कहता है, खुले समाज का शत्रु मानता है। कौन? कार्ल पॉपर। किसको? प्लेटो को, हीगल को और मार्क्स को। प्लेटो, हीगल और मार्क्स इन लोगों को कार्ल पॉपर मुक्त समाज का शत्रु कहता है। और आपके लिए सवाल रहेगा, कार्ल पॉपर की वह प्रसिद्ध रचना जिसमें वो प्लेटो, हीगल और मार्क्स को खुले समाज का शत्रु कहता है, उस रचना का नाम आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आगे की सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल कथन और कारण आपके समक्ष है। कथन ये कह रहा है प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था और कारण कह रहा है प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़ित किया गया था। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए चेक करते हैं। प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था, ये बात बिल्कुल सही है। और प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़ित किया गया था और उस कारण सुकरात को मृत्युदंड भी दिया गया, जिससे
प्लेटो यह भली भांति जानता था कि उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सुकरात जैसे उनके गुरु को भी दंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया, क्यों न इस प्रणाली के तहत उन्हें भी दंड मिल जाए। इस कारण वह इस लोकतंत्र शासन प्रणाली का विरोध करता है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्तिपक के रूपक द्वारा, विभक्ति के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष है। गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट उत्तर होगा इस सवाल का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के माध्यम से। ये प्लेटो द्वारा गुफा के रूपक, विभक्त के रूपक द्वारा और रूप के सिद्धांत द्वारा ये कुछ इनके विचार रहे हैं और इनके माध्यम से प्लेटो मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन भली भांति करता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल, राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया? राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया? हीगल के द्वारा, ग्रीन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, रूसो के द्वारा। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, हीगल महोदय के द्वारा। हीगल का प्रसिद्ध कथन रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की या ईश्वर का अवतार है या मूर्त रूप है, हीगल कहते हैं। जबकि प्लेटो है, ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वर्त रूप है, राज्य व्यक्ति का वर्त रूप है। और अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, राज्य व्यक्ति से पहले। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 14 नंबर, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष को बताते हुए किसने कहा है कि शिक्षा राज्य में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, परंतु वह तो इस संबंध में यह भी नहीं बताता है कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में इन उत्पादकों को क्या स्थान देना है। यह कथन किस विचार का है जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में बात करता है? ऑप्शन 1 सेबाइन, ऑप्शन बी कार्ल पॉपर, ऑप्शन 3 बर्लिन, ऑप्शन 4 क्रॉसमैन। आप प्रत्येक सवाल का आंसर को गैस करिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट होते हैं? तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन 1 राइट होगा, सेबाइन। सेबाइन ने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष को बताते हुए, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि शिक्षा राज्य में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण, यानी प्लेटो के राज्य में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, क्योंकि प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता है। इसलिए सेबाइन कहता है कि प्लेटो को उत्पादकों की शिक्षा के बारे में अवश्य ही कुछ विचार करना चाहिए था, परंतु वह तो इस संबंध में यह भी नहीं बताता कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में इन उत्पादकों को क्या स्थान देना है। यानी प्लेटो उत्पादक वर्ग है, उसकी शिक्षा के बारे में मौन दिखाई देता है। यह विचार सेबाइन के द्वारा प्रतिपादित किए गए। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा।
अगला सवाल, कुछ फैक्ट है। यदि भी प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात कहता है, परंतु वह उत्पादकों और श्रमिकों को इस शिक्षा में शामिल नहीं करता। यानी प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, लेकिन वह उत्पादक वर्ग व श्रमिकों को इस शिक्षा में शामिल नहीं करता है। प्लेटो की शिक्षा उन्हीं लोगों को लिए है जो उसे प्राप्त करने के लिए हैं, मुख्य रूप से दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। इसलिए सेवाइन ने प्लेटो के बारे में यह बात अपने विचार व्यक्त किए हैं कि राज्य में शिक्षा के इतने महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि एक तरफ तो प्लेटो महोदय अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करते हैं, पूरा ध्यान शिक्षा पर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक आश्चर्यजनक फील होता है, महसूस होता है या मालूम पड़ता है कि प्लेटो उत्पादकों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करता। वह यह भी नहीं बताता कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी है या नहीं देनी है। कुल मिलाकर वो उत्पादक वर्ग श्रमिक वर्ग की शिक्षा के बारे में मौन दिखाई देता है। तो ये कथन सेवाइन का है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 15 नंबर, प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में किसने ठीक कहा है कि उसकी शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में किसने ठीक कहा है कि यानी प्लेटो की शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का प्रयास है। बारकर, सेवाइन, पापर, कार्ल पापर और रूसो। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन एक, यह बारकर का कथन है। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। प्लेटो की शिक्षा योजना के संबंध में बारकर ने ठीक कहा है, उसकी शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का एक प्रयास है। कैसे कि जिस प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक होती है, वैसे ही विभिन्न स्तरों पर मनुष्य के लिए शिक्षा आवश्यक है। यानी जिस प्रकार रोगी के लिए दवा आवश्यक होती है, उसी भांति विभिन्न स्तरों पर मनुष्य के लिए भी शिक्षा क्या है, आवश्यक है। यह बात बारकर महोदय प्लेटो के बारे में कहते हैं, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में कहते हैं। यहां तक ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष है। रूसो ने जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है उसके बारे में कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी अभी तक रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या प्रबंध है। तो ये रूसो ने कहा। अगला सवाल 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां आपको शासन के शुद्ध रूप दिए गए हैं और एक तरफ आपको शासन के भ्रष्ट रूप दिए गए हैं। एक तरफ है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, राज्य व्यवस्था, आदर्श राज्य। दूसरी तरफ है लोकतंत्र, ट्रेनिकल या अत्याचारी शासन, अरब तंत्र ओलिगार्की, समान तंत्र प्रथम अवस्था। इस सवाल का क्या होगा राइट उत्तर? तो आइए एक एक चेक करते हैं। राजतंत्र, ये आपका 2 से सुमेलित होगा। राजतंत्र, टिर्निकल अत्याचारी शासन,
कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी, ये आपका बी होगा 3 से ओलिगार्की, राजव्यवस्था पोलिटी, ये होगा सी आपका 1 से डेमोक्रेसी, और आदर्श राज्य ये होगा आपका 4 से समान तंत्र। या धनिक तंत्र। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अरस्तु महोदय के द्वारा शासन के रूपों का जो वर्गीकरण किया गया है, शासन के शुद्ध रूप और शासन के विशुद्ध रूप, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? ऑप्शन ए प्लेटो की न्याय विधिक संकल्पना है। ऑप्शन बी न्याय के लिए ग्रीक शब्द दक्यासुन है। ऑप्शन 3 प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है। ऑप्शन 4 है प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं के अनुरूप है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आपको सत्य कथन का चयन करना है बिल्कुल। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, जो केवल राइट है। न्याय के लिए प्लेटो के संदर्भ में समकालीन ग्रीक शब्द दक्यासुन का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। प्लेटो की न्याय विधिक संकल्पना नहीं है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है, ये बात बिल्कुल गलत है। और प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा लागू यानी परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है, ये बात भी गलत है। प्लेटो ने आत्मा के 3 वर्गों के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा है और प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्य के अनुसार उनका पालन करते हुए कार्य करे, वही क्या न्याय है। केवल ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अठारह नंबर सवाल, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको चयन करना है, यानी गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर होता है, निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन बी राज्यों को व्यक्तियों का व्यापक रूप मात्र माना जाता है। ऑप्शन सी एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और ऑप्शन डी राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्यों का विभाजन अभिवर्ती के अंतर पर निर्भर होता है। बाकी ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 19 नंबर, प्लेटो ने लोकतंत्र की
अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा की, न कि सामान्य लोकतंत्र से। यह मत किस विद्वान का है? बर्लिन का, क्रोसमैन का, मैकलवेन का, सेवाइन का। प्लेटो ने लोकतंत्र की अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा की, न कि सामान्य लोकतंत्र से। यह मत किस विद्वान का है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकलवेन का। अगला सवाल, प्लेटो की योजना को प्रतिक्रियावादी, तानाशाही एवं बल प्रयोग की योजना किसके द्वारा बताया गया? प्लेटो की योजना को प्रतिक्रियावादी, तानाशाही एवं बल प्रयोग की योजना किसके द्वारा बताया गया? कार्ल पॉपर, सेवाइन, विंसपेयर, लॉस्टी। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, विंसपेयर। अगला सवाल, इलेवन नंबर, 21 नंबर, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का एक कथन है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का अर्थ रूप है, मैं ही राज्य हूं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य व्यक्ति का व्यापक या वृहत रूप है। यह प्लेटो का विचार है, कथन है। जबकि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अरस्तु कहता है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह हीगल का विचार है। मैं ही राज्य हूं, लुई का विचार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हालांकि क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट हो गया है। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, यह शिक्षा की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, यह शिक्षा की पुस्तक है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, रिपब्लिक। लेकिन रूसो ने इसे शिक्षा पर लिखा गया अभी तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है, रिपब्लिक को। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। अगला सवाल, यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। और कारण कह रहा है, अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए बी सी डी। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 22 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है। क्योंकि प्लेटो ने न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना है। क्या यह हो सकता है? प्लेटो के विचारों के अनुसार यह बात बिल्कुल गलत है कि अन्याय झेलने से अन्याय करना अच्छा नहीं होगा। तो आर बिल्कुल गलत है, तो व्याख्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है कि,
ऑप्शन आपके समक्ष रहे 1 2 3 4। ऑप्शन 1, उसने नगर राज्य के आदर्शों का निर्धारण किया। ऑप्शन 2, उसके सिद्धांत के आधार पर यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन 3, उसने यथार्थ और मूल्य के बीच एक द्वैत प्रस्तुत किया। और ऑप्शन 4, उसका सिद्धांत अच्छाई के विचार पर आधारित है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है कि, क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो कल्पनाओं पर आधारित है। वे एक काल्पनिक आदर्श शासक की बात करता है। हालांकि कुछ पुस्तकों में आपको ऑप्शन 4 भी राइट मिलेगा, लेकिन यह गलत है। ऑप्शन 2 राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 24 नंबर। प्लेटो ने मुख्य रूप से किसकी आलोचना की? सुकरात की, सोफिस्टों की, पाइथागोरस की, होमर की? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2, सोफिस्टों की। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? कि यदि आज प्लेटो जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? अरस्तु का, बार्कर का, मैक्सी का, रूसो का? तो आइए इस 25 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैक्सी का यह कथन है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। मैक्सी का कहना है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार एवं संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिकल्पना की थी। यानी प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह दार्शनिक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, जिसमें वह परिवार एवं संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिकल्पना करता है। अगला सवाल 26 नंबर। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्तर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक है? किसने कहा कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्तर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? यह कथन किसका है? जोड़ का, सेबाइन का, अरस्तु का, सिनक्लेयर का? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेबाइन महोदय का यह कथन है। अगला सवाल 7 ने यहां तक लिखा कि प्लेटो का न्याय संबंधी संकल्पना निष्क्रिय, अत्यानुवादी, अनैतिक और अव्यवहारिक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको विचार दिए गए हैं न्याय आत्मा के गुण के रूप में, न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, न्याय एक अनुपातिक के रूप में, न्याय अनुपात के रूप में। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। एक तरफ विचारक है अरस्तु, केलोन, लॉजिक और प्लेटो। तो आइए एक एक करके सुमेलित करते हैं। न्याय आत्मा के गुण के रूप में, यह विचार किसका है? अरस्तु का, केलोन का, नोजिक का, प्लेटो का? न्याय आत्मा के गुण के रूप में, तो ये आपका 4 से सुमेलित होगा
प्लेटो। न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में किसने कहा? अरस्तु, केलोन, नोजिक, प्लेटो। तो ऑप्शन 3 राइट होगा कि न्याय शक्ति के अधिकार के रूप में, हकदारी के रूप में, या न्याय का जो पात्रता सिद्धांत है यह रॉबर्ट नोजिक से। बी आपका 3 से सम्मिलित होगा। न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, सी आपका 2 से सम्मिलित होगा। यह केलोन का कथन है, न्याय एक तर्कहीन धारणा के रूप में, और न्याय एक अनुपात के रूप में या अनुपातिक न्याय जिसकी संकल्पना अरस्तु के विचारों में मिलती है। डी आपका 1 राइट होगा। इस प्रकार यदि ऑप्शन की बात करें तो ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। काफी अच्छा सवाल है। किसने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम अंतर है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम अंतर है। ये विचार किसके हैं? जोड़ के, पापर के, कार्ल पापर, सेबाइन, लेविंसन। क्या होगा 28 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जोड़ महोदय का यह कथन है, ऑप्शन 1 राइट होगा, जिसने कहा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत और फांसीवाद में बहुत कम अंतर है। अगला सवाल, ट्वेंटी 29 नंबर। न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? न्याय बलवानों का हित है। परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, प्लेटोवादी सिद्धांत। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक थ्रेसीमैक्स है। उनका यह विचार है कि न्याय बलवानों का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है। प्लेटो के समय में उसे प्रचलित, प्लेटो के समय से पूर्व प्रचलित जो न्याय व्यवस्था थी, जिसमें प्लेटो ने उल्लेख किया है परंपरावादी सिद्धांत जिसका वो खंडन करता है, उग्रवादी सिद्धांत का वह खंडन करता है, और यथार्थवादी सिद्धांत का वह खंडन करता है। यानी न्याय के परंपरावादी, उग्रवादी और यथार्थवादी, इन तीनों सिद्धांतों का प्लेटो खंडन करता है। परंपरावादी सिद्धांत जिसके समर्थक थे सेपालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जिसके समर्थक थे सेपालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस, और उग्रवादी सिद्धांत है थ्रेसीमैक्स, और यथार्थवादी सिद्धांत जिसके समर्थक है गैलुकोन। गैलुकोन का कथन है न्याय भय का शिशु है। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला सवाल, कथन ए, प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे। आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे। कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है
तथा आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि प्लेटो ने जिस आदर्श शासक का विचार रखा उसमें उन्होंने कहा कि आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगी, क्योंकि दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आज हमने, तो साथियों ये रहा क्वेश्चन आपके समक्ष। एक क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, आकृति का सिद्धांत, आकृति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक एल्गरी ऑफ केवस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी यह सवाल साथियों नेट परीक्षा में हाल ही में पूछा गया था, प्लेटो से जुड़ा हुआ है कि आकृति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक एल्गरी ऑफ क्वेस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यह ऑप्शन साथियों आपके समक्ष थे, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और हॉब्स। तो इसका उत्तर आपका प्लेटो हो जाएगा, ऑप्शन 1। यानी आकृति का सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक जिसे एल्गेरी ऑफ केवस, ये दोनों ही प्लेटो से जुड़े हुए हैं। तो प्लेटो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो साथियों दूसरा सवाल पूछा गया था, प्लेटो से जुड़े हुए टोटल 5 सवाल है इसमें, वो एनटीए ने पूछे साथियों। नेक्स्ट सवाल ये रहा, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे तर्क को आर कहा गया है। यानी आपका एक तो कथन है और एक तर्क या कारण दिया गया है और सही विकल्प का चयन करना है साथियों। बहुत ही अच्छे सवाल पूछे साथियों इन्होंने। कथन ए कह रहा है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, सांस और सुधा। क्या ये सत्य है? हां साथियों, अभिकथन ए बिल्कुल सत्य है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, सांस और सुधा, ये बिल्कुल सत्य है। और तर्क या कारण आर जो दिया हुआ है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। साथियों ये भी सत्य है, ये प्लेटो ने परिभाषा दी थी कि राज्य है जो व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य को व्यक्ति का विराट रूप माना है प्लेटो ने। यानी ए और आर दोनों साथियों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता साथियों। यह सवाल भी एनटीए ने पूछा है राजनीति विज्ञान के पेपर में। टोटल 5 सवाल है साथियों जो एनटीए ने हाल ही में पूछा है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते साथियों, चांस बनता है। तो इस सवाल को आप देखिएगा, ऑप्शन 2 राइट है। प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है और प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 रूप हैं, विवेक, सांस और सुधा। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा, एक ये सवाल था, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही है। यानी आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही है, यह साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। किसने इस विधि को अंगीकार किया? प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विनास और थॉमस हॉब्स, ये इसमें साथियों ऑप्शन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बी और डी सही है। क्योंकि साथियों प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया था, निगमनात्मक, इसलिए साथियों हमने इस सवाल को लिया है। जबकि मैकियावेली और थॉमस हॉब्स ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है और अरस्तु ने भी साथियों आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था, अरस्तु महोदय ने। जबकि प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। यानी बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही है। तो आपके बी और डी सही है, क्योंकि प्लेटो का संबंध निगमनात्मक पद्धति से रहा है और मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और अरस्तु, इनका संबंध आगमनात्मक पद्धति से है साथियों। यह भी फैक्ट आप अपनी नजरों में रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल साथियों आपके समक्ष रहा, ये प्लेटो से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन से दो सही है उनके बारे में बात कर रहा है कि कौन से दो सही है। ऑप्शन ए कह रहा है प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। क्या ये सही है? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। साथियों बिल्कुल सही है, ये तो आपका सही है। प्लेटो है जो अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल देता है, वो कर्तव्यों को महत्वपूर्ण मानता है अधिकारों की तुलना में। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। यह भी साथियों बिल्कुल सही है, क्योंकि वो धरातल पर उतार नहीं पाया था आदर्श राज्य को, यानी उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। यह भी साथियों सही है। वह नारीवादी नहीं था साथियों, प्लेटो है जो नारीवादी था, इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा। उसने वर्ग राज्य की बात कही है? नहीं साथियों, प्लेटो वर्ग राज्य की बात नहीं करता। यानी आपका ऑप्शन एक राइट है, ए और बी दोनों सही है साथियों। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि प्लेटो नारीवादी था और वह वर्ग राज्य की बात कभी नहीं करता है। वर्ग राज्य की बात तो मार्क्स करते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया साथियों। तो ये कुछ सवाल है जो एनटीए ने पूछे हैं, आप इन पर गौर करिएगा और भी सवाल आप देखिएगा कि आगामी परीक्षाएं जो होने जा रही हैं उनमें कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा, यह सवाल पूछा गया था सुमेलित वाला, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गुण सही ढंग से सुमेलित है, जिसमें प्लेटो का वर्णन मिलता है। जॉन रॉल्स समतावादी है क्या? प्लेटो आदर्शवादी है क्या? मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट या साम्यवादी है क्या? ग्रामसी क्या नारीवादी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है आपका। ए और बी दोनों सत्य है साथियों, यानी जॉन रॉल्स समतावादी है, जॉन रॉल्स समतावादी है और प्लेटो आदर्शवादी है, जबकि मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट नारीवादी है आपका। ये तो सुमेलित हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट साम्यवादी नहीं थी साथियों, मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट नारीवादी थी, जबकि ग्रामसी है जो कम्युनिस्ट साम्यवादी थे। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही ढंग से सुमेलित है। तो जॉन रॉस समतावादी, प्लेटो आदर्शवादी है, मेरी वोलेस्नोक्रॉफ्ट नारीवादी है और ग्रामसी कम्युनिस्ट या साम्यवादी है।